अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ये वाला टाइम आपको पता है अदालती ख़बरों के हवाले से मैंने रखा होता है और आपसे डिस्कस करता हूँ मैं अदालत में क्या मामलात होने वाले हैं और उसके लिए और अदालती मामला से अदालत से जुड़े हुए जितने मामलात हैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करनी होती है। सिंध हाई कोर्ट में जो है ना सक्खर बेंच में और सिंध हाई कोर्ट में जो है ना आमदन से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस है और खुर्शीद शाह की ज़मानत बादज़ गिरफ्तारी की समाअत है। डायरेक्टर नैब सक्खर अदालत में पेश होके बुलाया था। मखदूम अली खान ने अपनी बहस समेटते हुए ये कहा कि 44 गवाहान में से सिर्फ 3 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं। अदालती फैसलों के तनाजुर में खुर्शीद शाह को ज़मानत दी जाए। खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस तवील अरसा चलने का ख़दशा है। जस्टिस अमजद साहतू ने डायरेक्टर नैब जो सक्खर से थे कि आप सक्खर से आए हैं और जब आप अदालत आए हैं तो दस्तावेज़ का पलंदा गाड़ी में रख कर तो ले आते, जो भी दस्तावेज़ हैं उन पे। क्या दस्तावेज़ सक्खर में अंडे दे रही हैं? ये रिमार्क्स हैं जज साहब के, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। 2 साल से इंक्वायरी चल रही है। ये है नैब की प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये अमजद साहतू साहब के एक रिमार्क्स हैं। हम इस पर मज़ीद इल्तवा आपको नहीं देंगे। जो भी दस्तावेज़ है उन पर केस चलाएंगे। अदालत ने जो केस मुलतवी करने की नैब की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी और इस पे नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी मुकम्मल करके मामला जो है वो हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। इस पर अदालत के रिमार्क्स थे, इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? कानून साजी नैब का काम नहीं, हमारे जो बस में है वो कर लिया। ये प्रोसिक्यूटर नैब अदालत को बताते हैं। ट्रायल कोर्ट में केस मुल्ज़मान की जानिब से इल्तवा का शिकार है और डायरी शीट वहाँ पर होती है। डे टू डे प्रोसीडिंग, हमारे यहाँ बाकी जगहों पे तो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ डायरी शीट कहलाती है। वो डे टू डे की प्रोसीडिंग की वो अदालत में पेश कर दी और ये उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की कि नैब पूरी कोशिश कर रहा है कि केस चले और नैब ने किसी एक तारीख पर भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा नहीं की। खुर्शीद शाह इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए हैं खुर्शीद शाह की तरफ से और रेफरेंस में ताख़ीर जो है ना खुर्शीद शाह और दीगर मुल्ज़मान की वजह से है। मुल्ज़मान जो है ना, ये बड़ा मज़ेदार आपको ये बताना है। NICVD ये अस्पताल है में दाखिल हो गए और NICVD में नैब को जाने नहीं दिया जा रहा। नैब के प्रोसिक्यूटर ने, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपने तौर पर एडवांटेज इस्तेमाल करती है। अपने जितने बंदे हैं उनको वहाँ अस्पतालों में रख कर, और कमाल की बात है और बड़ी मज़ेदार बात एक और बताई कि NIVCD में इजलास हो रहे हैं, यानी ये लोग इजलास बुला रहे हैं कि आपने नैब अदालत को ये हकीकत बताई। जस्टिस अमजद अली साहतू ने कहा, क्या आपने मुल्ज़मान को NICVD से जेल भेजने की इस्तदा की है? जब दूसरे जेल में है तो ये अस्पताल में क्यों रह रहे हैं, ये क्यों पड़े हैं? ये बताएं कि क्या मौजूदा रेफरेंस ही फाइनल तस्वर किया जाए? एक शख्स को 20 माह कैद में रखने के बाद भी फाइनल रेफरेंस दाखिल नहीं कर रहे हैं। मुल्ज़मान टेक्निकल तरीके से, पहले ये अदालत के रिमार्क्स हैं जो मैंने अमजद अली साहतू साहब के बताएं। मुल्ज़मान टेक्निकल तरीके से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 2 साल से रेफरेंस फाइल दाखिल नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते की मोहलत ली, महीने गुजर गए। सवाल सिर्फ इतना है कि फाइनल रेफरेंस कहाँ है? बताएं 2 साल में क्या किया? ये जो डायरेक्टर जनरल जो डायरेक्टर नैब से आए हुए थे उससे अदालत के सवालात हैं और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद खुर्शीद शाह की ज़मानत बादज़ गिरफ्तारी की समाअत मुकम्मल करके इस फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने और कहा है दोनों फ्रीकैन को, नैब को भी और खुर्शीद शाह को भी, कोई तहरीरी दलाइल इस पर जमा कराना चाहता है तो 1-2 रोज़ में दाखिल करा सकता है। दोनों फ्रीकैन की वजह से केस में ताख़ीर हुई। जितनी केस डायरी पड़ी है उनमें लिखा है तफ्तीशी अफसर नहीं था।
केस नैब प्रोसिक्यूटर ने चलाना होता है, गवाह मौजूद होते हैं, नैब प्रोसिक्यूटर। दोनों फरीक़ैन नहीं चाहते कि केस चले। वीडियो कॉल पर भी चार्ज फ्रेम हो सकता था। ये जस्टिस अमजद अली सातू साहब के रिमार्क्स हैं। अब यहाँ जो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है इस्लाम सिंध हाई कोर्ट शायद ज़मानत दे दे, लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ केस मेरिट पे बहस कर रहे हैं। उन्होंने हार्डशिप पे नहीं बहस की, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कह के आए थे कि हम हार्डशिप के ऊपर और मेरिट पे कोई बुनियाद ही नहीं थी। अब वो आर्गूमेंट्स लेकर ले ऑफ कर रहे हैं किस तरह, और वो यकीनन लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों का, मैं वो चूँकि वहाँ मौजूद नहीं था, वो फ़ायदा लेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस तरह हमज़ा शरीफ की, शहबाज शरीफ की, राना सनाउल्लाह की और ख्वाजा आसिफ की ज़मानत दे दी और यही ग्राउंड बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद ये ज़मानतें वापस कर दे, ज़मानतें मनसूख कर दे। लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें अब दायर हो चुकी हैं। ये फ़ैसला कब आता है खुर्शीद शाह का, लेकिन बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि सिंध हाई कोर्ट इनकी ज़मानतें दे देगी। चलते हैं एहतसाब अदालत कराची की तरफ। साबिक़ सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ाहिर सासे का केस है और दीगर मुलज़मान अदालत में पेश हो गए। मफरूर मुलज़मान जो हैं वो पेश नहीं हो रहे। इश्तिहारी करने से मुतल्लिक रिपोर्ट सेक्शन 87 और 88 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की रिपोर्ट जमा कराई जाती है, वो रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी। 4 अगस्त तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। मुझे भी नया जाना था एक और केस के सिलसिले में नैब कोर्ट कराची में, मैं नहीं जा सका आज। उसमें भी खुर्शीद शाह शर्जील मेमन जो हैं मुलज़िम के तौर पर पेश होते हैं और शर्जील मेमन और दीगर मुलज़मान ज़मानत पर हैं। दीगर मुलज़मान में इज़हार हुसैन है, सुबहान आगा हसन है, शौकत अली ज़ीशान है, वसीम सुहेल है, सदफ़ और जीनत शामिल है। मफरूर मुलज़मान जो है ना वो सैफुल्लाह लाहौर और कामरान शामिल हैं। इनको इश्तिहारी अदालत करार दे देगी, उसका एक अपना तरीक़ाकार है। और एहतसाब अदालत में ही PSO के हवाले से जो कि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के ख़िलाफ़ केस की गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से केस की समाअत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलज़मान अदालत में पेश हुए। रेफरेंस के शरीक मुलज़िम जो है ना शेख इमरानुल्लाह के वकील अदालत में पेश नहीं हो सके। वकील की अदम हाज़िरी के बायस गवाह के बयान पर जरा मुकम्मल ना हो सकी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाह बयान पर मुलज़मान के वकला जरा मुकम्मल करेगी। डेट बड़ी लंबी डाली है बार उन्होंने, 23 अगस्त मेरे तक जो आई है, डेट पता नहीं हो सकता छोटी है, लेकिन मेरे तक 23 अगस्त आई है। अब हम आते हैं इस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ सेनेटर रुबीना खालिद हैं। लोक विरसा जो है फ़ंड करप्शन रेफरेंस केस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी है, यानी आज हम जुलाई में हैं, अगस्त और सितंबर तक मुलतवी हुई है। और सेनेटर रुबीना खालिद और शरीक मुलज़मान वहाँ पेश हुए और गवाह जो थे खालिद सलीम का बयान मुकम्मल कलमबंद ना हो सका और एहतसाब अदालत ने गवाह को आइंदा समाअत के लिए दोबारा तलब कर लिया है। आपके सामने ये अदालती मैंने ख़बरें सारी रख दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सेशन जजों की हमारे दोस्त भी नैब के बहुत अच्छे जज एहतसाब अदालत के जज जवाद हसन की रिटायरमेंट हो गई है और सेशन जो कि सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है। या सीनियरिटी लिस्ट ये नाम की है, यानी ये कंसिडर नहीं होती है कि हाई कोर्ट में आप एलिवेशन हो तो सीनियरिटी के हवाले से, चूँकि आर्टिकल 193 बड़ा क्लियर है, जजेस कोई भी हों वो कंसिडर हो सकते हैं। 10 साल जो पैरामीटर दिए हुए हैं उन्हीं पैरामीटर को सामने रख के इनको लिया जाता है। रजिस्ट्रार अपना नाम सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और सेशन जज लाहौर समेत 124 सेशन जजों की सीनियरिटी लिस्ट में 1 दर्जे का इजाफा हो गया। जो रजिस्ट्रार इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट हैं इरफान अहमद सईद, वो 1 दर्जे इजाफे के साथ 12वें नंबर पर आ गए। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस मोहम्मद यार विलाना सीनियरिटी में 25वें नंबर पर। सेशन जज लाहौर सजाद सिंदड़ सीनियरिटी लिस्ट में 19वें नंबर पर आ गए। सेशन जज एंटी करप्शन लाहौर राजा मोहम्मद अशरफ का सीनियरिटी में पहला नंबर है। ये मैंने आपके सामने, ये बड़ी डिटेल में है, बहरहाल डिटेल मैं नहीं बताना चाहता। ये सीनियरिटी का बहरहाल ये एक प्रिंसिपल है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल और मुख्तलिफ लोगों ने झगड़ा खड़ा किया हुआ है कि जनाब सीनियरिटी के हवाले से ना एलिवेशन की जाए सुप्रीम कोर्ट के जज की, ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 193 में भी आ जाएँ
और उसमें भी सेशन जज की सीनियरिटी के हवाले से कोई प्रिंसिपल नहीं है। आज तक सेशन जजों के हवाले से हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन ने किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज भी लाने के लिए हाई कोर्ट का 5 साल का जज होना चाहिए, उसके सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ जो बैठे हैं ये सियासी चालें चल रही हैं। हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, इनका अपना एक एजेंडा है। ख़त्म करने से कबल एक ख़बर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल के लिए पाकिस्तानी इस्तेमाल होते हैं, कोरोना के टेस्ट जो है ना, क्लिनिकल ट्रायल, और जो बताया गया कि $1 करोड़ की आमदन हुई है। जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट करूँगा बैकग्राउंड पे, आप ख़त्म करने से पहले आप चले जाएं। अब यहीं से अंदर आ रहा है वो बाकी ममालिक भी चाह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में हो। बाकी ममालिक में तो मेरा ख्याल है चूहों बिल्लियों वगैरह पे उन पे होते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल, शायद पाकिस्तान पे पता नहीं अब क्या वजह है। ये सोचना पड़ेगा हुकूमत वक्त को भी कि क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पे तो नहीं होते ना, ये तो पहले तजर्बा किया जाता है, उनके बाद फिर इंसानों पे आते हैं। शायद यहाँ खून सस्ता है या कोई और वजह है। बहरहाल पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन कैंसैनो के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से $1 करोड़ कमाए। कौमी इदारे सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, दुनिया के कई ममालिक अपनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तजर्बात होने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की आमदनी हो सकती है। जी, आपने वो सारा देख लिया, जो खबर आई थी वो खबर मैंने आज एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर दी है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।